नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ इस स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एसएसपी रेल भोपाल राहुल लोढ़ा जी। राहुल जी, आपका इंडिया 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नवीन। राहुल जी, जिस प्रकार से मैं बात करूं कि रेल आवागमन के अगर साधनों के दृष्टिकोण से देखें तो एक सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का माध्यम है और हज़ारों यात्री रोज़ रेलवे के माध्यम से यात्रा करते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है, हर वर्ग का व्यक्ति होता है। एक सामान्य व्यक्ति भी है, मिडिल क्लास भी है, हाई इनकम क्लास भी है। लोगों की अलग अलग सुरक्षा को लेके अपेक्षाएं भी होती हैं। तो जीआरपी की भूमिका के विषय में आपसे एक प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। जीआरपी जो है ये बेसिकली जितना भी रेलवे के अंदर जो क्राइम होता है जी, उस क्राइम को हैंडल, जैसे कि आप देखते हैं कि अपने हर ज़िले के अंदर जो है वो अपने ज़िले की पुलिस होती है। कहीं पे भी कुछ अगर इशू होता है तो ज़िले की पुलिस के पास आप जाते हैं, वो उसको एड्रेस करती है। अब रेल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेशनरी नहीं है। ट्रेन जो है वो लगातार मूव कर रही है। ठीक है। अब अगर कहीं पे कुछ घटनाक्रम होता है तो उसको किसको कहाँ पे जो है वो फरियादी अपनी दरख्वास्त लेके जाए, तो उसके लिए जो है वो एक जीआरपी बनाया गया है, जिसके अंदर कोई भी घटनाक्रम जो चलती ट्रेन के अंदर हो या रेलवे स्टेशन पे हो या रेलवे स्टेशन के आसपास के एरियाज़ में हो, तो उसका संज्ञान लेने के लिए जीआरपी होती है, जो स्टेट पुलिस का ही एक पार्ट है। और जो भी क्राइम वगैरह उसके अंदर होता है, चाहे चोरी हो, मर्डर हो और कोई महिला संबंधी अपराध हो, तो वो सारे अपराध जो है उसके लिए जीआरपी बनाई गई है जो उसको हैंडल करती है। जी, अब जब हम रेलवे स्टेशन पर जो फोर्स देखते हैं उसमें कई जगह लिखा रहता है जीआरपी, किसी किसी के शोल्डर पे लिखा रहता है आरपीएफ। तो फ़र्क समझ नहीं पाते कि ये एक ही ट्रेन में अलग अलग बैच लगाए हुए जो पुलिस कर्मी हैं वो चहलकदमी कर रहे हैं, तो दोनों के गोल सेम हैं या दोनों में कोई भिन्नताएं हैं? सामान्यतः इसको लेके हल्का सा कन्फ्यूजन है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बेसिकली मैं भी बहुत पहले, हम लोग जब देखते थे, जब पुलिस में नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें सोचते थे कि यार ये दोनों अलग अलग क्यों है। बट उसका बहुत अच्छा डिफरेंस है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट ऐसे अलग अलग परिभाषित किए गए हैं। ठीक। रेलवे जो है, रेलवे हमारा सेंट्रल सब्जेक्ट है। इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है वो रेलवे मिनिस्टर होते हैं, जो दिल्ली में बैठते यूनियन मिनिस्टर होते हैं। तो वो पूरे इंडिया की, पूरे देश की जो है वो रेलवे के मिनिस्टर होते हैं। तो रेलवे इज द सेंट्रल सब्जेक्ट। रेलवे की प्रॉपर्टी को अगर कोई कुछ डैमेज करता है, उसमें कहीं पे कुछ इश्यूज आते हैं या उनके डीरेलमेंट या अन्य कोई चीज़ों को लेकर कभी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बनाया गया है जो रेल के संसाधनों को प्रोटेक्ट करेगी। मगर दूसरी चीज़, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। जैसे सेंट्रल सब्जेक्ट रेल हो गया, वैसे ही स्टेट सब्जेक्ट जो है, जैसे मान लीजिए उनके एप्रेन एरिया में से कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई चोरी वगैरह हो रही है सामान की, अगर कोई क्राइम है या कोई फॉर एग्जांपल कहीं पे कुछ मर्डर हो गया, या मान लीजिए कि कोई ट्रेन की पटरी पे चक्का जाम करके बैठ गए कि हम ट्रेन जाने नहीं देंगे, तो उस टाइम पे वो जो लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट है वो होता है स्टेट सब्जेक्ट। तो वो हर जगह पे, जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो स्टेट की होती है और वो सारे लॉ एंड ऑर्डर को इशू हैंडल करती है। तो वो जो लोकल ट्रेन के क्राइम है और वो जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको हैंडल करने के लिए जीआरपी है। जीआरपी डील्स विद द क्राइम इन ट्रेन, और आरपीएफ जो है वो डील करती है रेलवे प्रॉपर्टी को सेफ रखने के लिए, उसके संबंध में जो भी कोई इश्यूज हो उसको हैंडल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मतलब कोऑर्डिनेशन तो रखना पड़ता होगा, क्योंकि उनको जो संसाधन की सुरक्षा करनी है और उसमें जहाँ भी असुरक्षा हुई वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या बनती है या लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट हो जाती है, तो कोऑर्डिनेशन तो उन्हें आपसे रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बेसिकली दोनों जो है वो इंटरडिपेंडेंट काम करते हैं। जी। क्योंकि और हम तो उसको मतलब उस तरीके से ये मान के चलते हैं कि भले ही उनका गोल जो है वो या ध्येय जो है वो एक अलग हो, मगर उसके बावजूद एक दूसरे को पूरक व्यवस्था की तरह जो है वो आरपीएफ और जीआरपी काम करती है। क्योंकि उनके किसी भी चीज़ को अगर कुछ इशू होता है, कहीं पे रेल पटरी उखड़ जाती है या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स आता है, तो तत्काल जीआरपी को भी उसी टाइम पे रिएक्ट करना ही होगा। जी जी। तो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे
जो तमाम ज़िले हैं, हर ज़िले में एक एसपी या पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, तो पुलिस कमिश्नर, इस तरह से व्यवस्था रहती है। तो जो रेल का स्ट्रक्चर है, रेलवे पुलिस का, जीआरपी का, उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है सर? कैसे मंडल बार मैनेज करते हैं? क्योंकि रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एकदम अलग है, राज्य का स्ट्रक्चर एकदम अलग है। वो नॉर्थ सेंट्रल, मध्य क्षेत्र में, उत्तर मध्य क्षेत्र में, तो अलग अलग तरह से, तो बड़ा सीमा रेखा बांटना, थाने बांटना, ये कैसे करते होंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली क्या है कि मैं मध्य प्रदेश की बात अगर करूँ तो मध्य प्रदेश को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हम लोग मध्य प्रदेश में देखेंगे तो एक तो हमारी एक सेंट्रल लाइन होती है जो दिल्ली से बॉम्बे चलती है। जी। तो वो हमारी बुरहानपुर से एंटर करती है रेलवे पटरी, क्योंकि वहाँ पर वो पासेस है विन्यास के, और उसके बाद में फिर बुरहानपुर, खंडवा होते हुए इटारसी, भोपाल, विदिशा, बीना से झांसी और ग्वालियर, मुरैना होते हुए दिल्ली की तरफ जाती है। जी। तो ये पटरी और उसके जो पेरिफेरल एरियाज है, उस पूरी पटरी को जो है वो हमारा जीआरपी भोपाल के अंडर में आता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक, आप समझ रहे होंगे कि आपके जीआरपी भोपाल के अंडर में मुरैना भी आता है, वो बुरहानपुर भी आता है। यस, मैं उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि मुरैना में जो रेलवे स्टेशन है, या इवन मुरैना से लेके बुरहानपुर के बीच में जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन, हाँ, कुरवाई, कैथोरा, बामोरा, धौर्रा, जखौरा, तमाम स्टेशन, तो वो सारे रेलवे स्टेशन, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो सिग्नल, जो रेलवे स्टेशन के आपने देखा होगा, 1 किलोमीटर आगे 1 किलोमीटर पीछे जो है वो सिग्नल देने वाली लाइट्स होती है। तो वो 2 सिग्नल के बीच वाला जो एरिया है ना, वो पूरा के पूरा जीआरपी के अंडर आता है। उसके अंदर कहीं पे भी कुछ घटनाक्रम होता है तो वो जीआरपी पुलिस हैंडल करती है। और उसके साथ अगर चलती ट्रेन में कहीं पे भी कुछ हो जाए उस बीच में नहीं, मतलब बुरहानपुर से लेके मुरैना के बीच, मतलब इन क्षेत्रों के बीच में, यस, चलती ट्रेन में कहीं पे भी कुछ हो जाए वो जीआरपी के अंडर में आता है। तो हम लोग उसको ये करते हैं कि भाई अब उसमें भी हम लोगों के ऐसे थाने बटे हुए हैं कि अगर खंडवा एक थाना है जिसकी बुरहानपुर नाम की एक चौकी है, इटारसी एक थाना है जिसका होशंगाबाद नाम की एक चौकी है, भोपाल में 2 थाने हैं, भोपाल और हबीबगंज, ऐसे ही मुरैना की भिंड चौकी है। तो इस तरीके से वो पूरा स्ट्रक्चर है। मैं साथ में फिर एक जबलपुर सब डिवीज़न है, जो कि आप देखेंगे उधर नागपुर से जो ऊपर वाली ट्रेनें जाती है यूपी और बिहार के साइड में, तो वो क्योंकि एक इम्पोर्टेंट ट्रैक है, और उधर की तरफ बिहार की तरफ जाते हैं जो सतना, रीवा और वो कटनी वाला ट्रैक, तो वो पूरा एरिया जो है वो एसपी जबलपुर के अंडर में आता है, वो एक अलग पोर्शन हो गया। और बाकी जो गुजरात की तरफ से जो ट्रेनें आती है, या इवन जो राजस्थान की तरफ ट्रेनें जाती है, वो इंदौर वाला पार्ट हो गया, वो सबसे छोटा पार्ट है हमारे मध्य प्रदेश का। तो ऐसे 3 पार्ट में जो है वो जीआरपी हमारे यहाँ पर डिवाइड की गई है, और उनको जो है वो 3 एसपीस अलग अलग जगहों पर हेड करते हैं। वैसे मैंने मतलब ये डायलॉग बहुत सुना है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन मतलब अगर मैं एसएसपी भोपाल रेल की बात करूं तो वाकई बहुत लंबे हैं सर, बुरहानपुर से मुरैना। मतलब मुझे पहले मैं यही समझता था कि कैसे हर ज़िले में कैसे या ज़िलों के एसपीस को कुछ पावर दी जाती होगी, तो वो ग्वालियर ज़िला, मुरैना ज़िला, लेकिन एक जगह से उसको सेंट्रली मतलब मॉनिटर करना, कंट्रोल करना। तो फिर जो जैसे थाने अपनी जगह हैं, फोर्स का मूवमेंट भी सर पर, जैसे जितनी ट्रेन्स आवागमन कर रही हैं तो फोर्स का मूवमेंट भी उसी हिसाब से। मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। उसमें होता क्या है ना कि जैसे लोकल किसी भी थाने का काम क्या होता है, थाने का काम ये है कि अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग करना। जी। आपने देखा होगा कि हर थाने के चीता चार्ली होते हैं, उनकी बीट बटी हुई रहती है, बीट में वो घूमते रहते हैं, कहीं पे कुछ ड्रगिस्ट मिला, कहीं पे कुछ इश्यूज आ गए, डायल 100 पहुंच जाएगी। हम लोगों को काम कैसे होता है कि चलती ट्रेन में अगर कहीं पे भी कोई इंसिडेंट होता है, 139 एक नंबर है जो बहुत पॉपुलर है, ठीक है। 139, जब भी कोई पैनिक सिचुएशन होती है, कोई सीट पर का झगड़ा हो गया, कहीं पे कोई किसी ने छेड़खानी हो गई, कहीं पे कुछ किसी की बैग चोरी हो गई, तो वो इमीडिएटली 139 पे कॉल करता है। तो उसका एक सिस्टम बना हुआ है, 139 पे जाता है कॉल, अपनी वो शिकायत दर्ज करता है, मतलब बताता है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसका रिस्पांस टाइम इतना अच्छा होता है कि वो 139 से इमीडिएटली वो आरपीएफ और जीआरपी के पास में वो शिकायत आ जाती है कि ये ट्रेन इस जगह पे अगले स्टेशन पे पहुंचने वाली है। तत्काल वहाँ पर आरपीएफ और जीआरपी की जो रहते हैं वो उन टीमों को दे दिया जाता है कि इस बर्थ नंबर पे जो है वो इसकी शिकायत आई हुई है। वो पुलिस वाला जो है वहाँ पे जाके उसको अटेंड कर लेगा, जो भी उसका प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट कर लेगा। जीआरपी ने अभी एक नया सिस्टम भी स्टार्ट किया, पिछले 3-4 सालों से काम कर रहा है कि हम लोग जो है
वो हमारे आदमी को ट्रेन में बिठा देते हैं। अगर मान लीजिए उसकी चोरी हो जाती है तो वो वहीं पे उसके साथ में बैठ के ट्रेन में चलते चलते उसकी एफआईआर लिख लेगा, अगले स्टेशन पे उतर के वो वापस आ जाएगा, 0 पे एफआईआर करके फिर वो देख लेंगे उसका एरिया कौन सा है और वहाँ पर एफआईआर चली जाएगी, ताकि उसको ये कन्वीनियंस रहे कि उसको अपनी यात्रा छोड़ के जो है वो स्टेशन पर रुकना ना पड़े। कई बार उसे उतरना पड़ता है कि भाई वो प्रॉब्लम हो गया, भाई मेरी चोरी हो गई। अब ये 50,000 के मोबाइल के लिए अगर उसका कुछ इंपॉर्टेंट काम है और वो दिल्ली तरफ जा रहा है तो उसको ये बहुत ही इनकन्वीनियंट है कि उसको जो है वो कहीं पे इटारसी जंक्शन पे उतार लिया जाए और 1 घंटे से उसकी एफआईआर ही लिखी जा रही है, फिर वो दूसरी ट्रेन करेगा कब और जाएगा कब। तो इस तरीके से जो है वो पूरा जीआरपी का जो अमला है वो काम करता है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है वो आरोप मतलब फरियादी को पता नहीं होता, वो सो गया, रात में उसकी बैग चोरी हो गई, अब उसको पता नहीं कि चोरी कहाँ हुई है। एग्जैक्ट आप समझिए जिले में जब चोरी होती है तो हम लोग करते हैं कि भाई घर से निकला होगा तो आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए, जहाँ पे वहाँ पे मोबाइल देख लिया। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि घटना हुई कहाँ पे, घटना हुई होगी खंडवा में, उसको पता चला होगा बीना में, अब घटना एफआईआर बीना में होगी, अब उसको देखना है कि इसकी घटना, फिर हम लोग वो ट्रेन के सीसीटीवी फुटेज खंगालें, ऐसे करते हुए हमें पीछे बैक ट्रैक करना पड़ता है। प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ जो है वो जीआरपी के साथ में काफ़ी है, मगर उसको भी हम लोगों ने काफ़ी इवॉल्व करते 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 कुछ हम लोगों के सिस्टम बने हुए हैं जिसके अंदर डेली पेट्रोलिंग के नाम पे कैसे पेट्रोलिंग करते हैं। तो जो अभी हम लोगों ने मैं जब से आया हूँ तो मैंने ये सिस्टम स्टार्ट किया है कि हर महीने में हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी ट्रेनों में सबसे ज़्यादा चोरी की रिपोर्ट जो है वो पिछले 6 महीने में दर्ज हुई है। तो जो भी ट्रेन टॉप लिस्ट करेगी हर थाने की, उसको ये इंश्योर करना है, जनरली वो रात की ट्रेनें होती है, तो उसको ये इंश्योर करना है कि हमारा जीआरपी और आरपीएफ के साथ कोऑर्डिनेशन करके, तो टीम अप करके उस ट्रेन में एक सर्चिंग करनी है उसी टाइम पे। तो अगले 15 दिन तक जो है वो आपको उन्हीं 5 टॉप 5 ट्रेन के अंदर सर्चिंग करनी है, क्योंकि उन ट्रेनों को टारगेट किया जा रहा है। हो सकता है कि उनका टाइमिंग जो है वो 2 से 5 के बीच में का ऐसा है, उस थाने के आसपास में आता है जहाँ पे जो है वो चोर एक्टिव है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से ट्रेनों की सर्चिंग करवाते हैं। जो भोपाल से चढ़ेगा, सर्चिंग करते 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 वो बीना तक पहुंच जाएगा, बीना में उतर जाएगा, वापस आते वक्त वो दूसरी ट्रेन में चढ़ के उसकी सर्चिंग करते करते वापस भोपाल पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग, और उधर बीना से बीना वाला जो है वो आगे तक करेगा, वो झांसी या ग्वालियर तक करेगा। झांसी जो है यूपी में पड़ता है, मगर उससे हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं कि भाई वो सर्चिंग करते करते वहाँ तक जाएगा। क्योंकि होता क्या है ना कि झांसी का बदमाश जो है वो चोरी करेगा तो रिपोर्ट बीना में ही आने वाली है। बिल्कुल ठीक बात। तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग इफेक्टिव पुलिसिंग जो है उसमें नहीं करते। अच्छा, इसमें इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन तो है ही जीआरपी आरपीएफ के बीच में, लेकिन इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्यतः तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन किसी घटनाक्रम विशेष पर ही किया जाता है, लेकिन इसमें तो मूवमेंट इतना फास्ट है कि बीना से निकले तो ललितपुर और बीना से निकले ललितपुर और वहां से आगे निकले तो ग्वालियर, जी जी, फिर वहां से निकल गए धौलपुर, मुरैना, और उसके बाद में फिर पता चला आगरा निकल गए। जी जी, आगरा और दिल्ली की तरफ मैक्सिमम ट्रेनें हमारी आगरा दिल्ली की तरफ जाती है। जी जी। तो वो जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए एक शब्द है पुलिस में कि जैसे अपराध हो जाते हैं तो उनको डिटेंशन करना, तो एक वो तो फिर अपराध की पतारसी के बाद रोक, लेकिन एक प्रिवेंशन भी एक है कि अपराध हो नहीं। जैसे ये एक आपने कहा कि इस टाइप से सर्च करते हैं तो इसमें कई अपराधी इस ट्रैप में आ ही जाते हैं, इस मतलब ये इस योजना के तहत कि वो एक्टिव हुए तो इस टाइम पर एक डेटा बना के उसका रिसर्च करके और एक हमने प्रिवेंशन एक्टिविटी स्टार्ट की, तो वो प्रिवेंशन भी करती है, डिटेंशन भी करती है। तो इन दोनों टर्म्स के तहत क्या क्या एहतियात लिए जाते हैं और कैसे कार्रवाइयाँ की जाती हैं? जैसे कि प्रिवेंशन एंड डिटेंशन की बात आपने कही, प्रिवेंशन तो मैंने आपको समझाया ही, और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट भी आए हमारे। अभी हाल फिलहाल में ग्वालियर में बुकलेट होती है, आरोपियों को लोग जनरली पुलिस वाले जो है हमारा कांस्टेबल हेड कांस्टेबल अच्छे से जानता भी है। चेकिंग करते करते हम लोगों ने अभी बीच में जो है वो 4-5 लोगों को, अरे तू यहाँ पे कैसे आओ, चलो उठाओ, ये तो पिछली बार चोरी में पकड़ा गया था, उठा के लेके आया, और उसके बाद में अच्छी खासी उससे रिकवरी हो गई। तो एक तो अगर पुलिस सजग रहे तो ये सारी चीज़ें, तो क्या होता है ना कि उसको पकड़ लिया तो हो सकता है कि वो आगे होने वाली 3 से 4 चोरियाँ रोक ली, मगर ये चीज़ें जो है ये पता नहीं चलती, मगर वो पुलिस एक्टिवली करते रहती है। और बाकी अगर हम लोग जो डिटेक्शन की बात करें कि जब घटनाक्रम होता है तो बिल्कुल डिटेक्शन में यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने और अपने नए तरीके इवॉल्व किए हुए हैं कि जैसे उसका मॉडस ऑपरेंडी किस तरीके से होता है। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने एक बिहार की गैंग पकड़ी थी जो साल भर में उसने कम से कम 200 के आसपास 365 दिन में 200 रिजर्वेशन
उसके पास से मिले, और रिजर्वेशन करके बाकायदा थर्ड एसी सेकंड एसी के अंदर रिजर्वेशन करते थे। 6 लोगों की टीम थी, पूरा वो मॉनिटर करते थे, और वो एक एक बैग मतलब 6-7 बैग जो है वो एक ही ट्रेन में से निकाल लेते थे, और उसके बाद में इस तरीके से काम करते थे। तो अलग अलग उनकी जो मॉडस ऑपरेंडी। अभी हाल फिलहाल में एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आया था कि चोरी के साथ साइबर क्राइम, मोबाइल चुरा लिया, उसमें से सिम निकाल ली। मोबाइल बहुत ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, मगर उस सिम को फ़ोन पे के साथ कनेक्ट करके, जनरली लोगों का आधार कार्ड उसी में होता है, तो उससे वेरीफाई करवा के उसके फ़ोन पे में से 6-6 लाख और 10-10 लाख रुपए निकाल लिए। ऐसी भी शिकायतें हम लोगों ने ट्रेस की है। तो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब क्राइम आपको समझ में आता है तो हम लोग उस क्राइम पैटर्न को स्टडी करते हैं और प्रयास करते हैं कि उसके ऊपर हम लोग काम करें। जी जी, जैसा आपने कहा कि अब चूंकि चोर भी बहुत दक्ष होते चले जा रहे हैं, और चूंकि ये युग भी तकनीकी और डिजिटल मॉनिटरिंग का है, तो टेक्निक का उपयोग करते हुए और डिजिटल तमाम संसाधनों का उपयोग करते हुए जीआरपी काम कर रही होगी। तो ऐसे क्या नवाचार जीआरपी ने किए हैं? कोई ऐप हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, और जैसे सीसीटीवी कैमरे, अभी ऐसा कह रही है कि सरकार चलती ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने जा रही है, जिससे थोड़ा निगरानी मिले और उनकी एक्सेस आपको मिल जाती है ज़रूरत पड़ने पर। बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो काफ़ी ट्रेनों के अंदर मतलब सीसीटीवी कैमरे जो है वो एक पर्टिकुलर बर्थ के अंदर जैसे लगाए हुए होते हैं, जहाँ से हम लोग जो है वो एक बर्थ से दूसरी बर्थ में जाते हैं ना, तो उसके पास में लगाए हुए रहते हैं। काफ़ी ट्रेनों में लगे हुए हैं, कुछ ट्रेनों में काम चल रहा है, तो बहुत बड़ी मात्रा में अब लग चुके हैं, और उसका एक्सेस हम लोगों को मिल भी जाता है। अभी हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने पिछले महीने में लगभग रिकॉर्ड बरामदगी की है। मतलब 1 महीने के अंदर पूरे जीआरपी भोपाल ने 1.5 करोड़ के आसपास की जो है वो रिकवरी की है अलग अलग मामलों में। तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी ये कैमरों के बदौलत इसकी रिकवरी कर पाए। और अगर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो अभी जो स्टेट गवर्नमेंट का भी एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हज़ारों कैमरे लगने वाले हैं। तो उसमें हम लोगों ने जीआरपी की तरफ से जो है वो जो आउटर का एरिया होता क्या है कि जनरली ट्रेन आती है स्टेशन के पास में, आउटर में रुक जाती है, वहाँ पे स्लो हो जाती है। वहाँ पे जो आसपास के लोग होते हैं बदमाश टाइप के, वो चढ़ जाएंगे अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए, वो चोरी करके इमीडिएटली हाथों हाथ नीचे उतर जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं काफ़ी होती है आउटर में। जी। तो वो आउटर में जो है वो हम लोगों ने कैमरे लगाने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं, जो ऐड हो गया है उसके अंदर। और ये जो अभी प्रोजेक्ट चलने वाला है, अगले 1 से 2 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो उसके अंदर हमारे सारे जो स्टेशन है उनके आउटर के ऊपर कैमरे लग जाएंगे, तो उससे हमें काफ़ी जो है वो मदद मिलेगी। दूसरा, टेक्निकल डेवलपमेंट के अंदर हमारा साइबर सेल जो है उसको हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर से सुसंगत कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो काम कर सके। एक छोटा सा हम लोगों ने भी प्रयोग किया था, जिसमें हिस्ट्री शीटर्स जो होते हैं, जो बार बार चोरी करते हैं, उनकी लोकेशन शेयरिंग हम लोगों ने बड़ी पेयर करवा दिया थाने में कि ये पुलिस वाले को ये बदमाश जो है वो गोद दे दिया। अब उसके मोबाइल जो है वो उसके साथ में उसकी लोकेशन शेयरिंग कर ले, और अगर उसका मोबाइल बंद होता है तो अगली बार पकड़ने के बाद में उससे पूरी पूछताछ करेगा कि ये लोकेशन है, यहाँ पे तू गया था, उस जगह पे अगर कहीं मामला पंजीबद्ध हुआ है तो उससे पूछताछ करनी है। तो ये अभी हम लोगों ने पिछले 2 महीने से इसमें काम किया। अभी 2 मामले हम लोगों ने वैसे ट्रेस भी किए उससे कि पहले से ही उसके मोबाइल में बग कर दो कि वो उसके साथ, आपने देखा होगा गूगल में लोकेशन शेयरिंग करते हैं, वो सिंपल सा होता है, आप लोकेशन शेयर कर लीजिए उसको, और हमें पता रहेगा कि वो कहाँ पे घूम रहे हैं। जो हार्डकोर बदमाश हो, वैसे 3-4 पे हम लोगों ने अभी ट्राई किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आगे उसको और भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जी जी, अगर मैं जीआरपी से संबंधित, जैसे जागरूकता की बात है कि यात्री जो हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं रहते, जो जैसे जहर खुरानी हो जाती है, हालांकि रेलवे के इंस्ट्रक्शन लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी जागरूकता भी एक बहुत अहम विषय वस्तु है। तो यात्री रेलवे की सुरक्षा को लेके, अपनी यात्रा को लेके थोड़ा खुद भी सजग रहें। सामान्यतः ये लगे रहते हैं स्टिकर, लेकिन एक कहना चाहिए एक एक्सपीडिशन के तौर पर, एक अभियान के तौर पर, क्या इस टाइप की जागरूकता प्रोग्राम्स भी जीआरपी चलाती? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में हमारे माननीय डीजीपी साहब की तरफ से एक अभियान चला था ड्रग्स के बारे में कि ट्रेन जो है वो जो भी कोई भी परिवहन संस्था जो है, चाहे वो आप रोडवेज ले लीजिए, रेलवेज ले लीजिए, तो ड्रग्स की तस्करी वाला एक जो मुद्दा हर बार रहता है। जी। तो उसके अंदर अगर देखेंगे तो हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में काफ़ी इस तरीके के ड्रग्स भी पकड़े। तो उसको लेकर जागरूकता अभियान, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर किसी को कभी ना कभी आना है, और वो आएगा। आज जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कहा था
कि गरीब से गरीब आदमी और फर्स्ट एसी में ट्रैवल करने वाला आदमी आना तो उसको प्लेटफॉर्म से ही और प्लेटफॉर्म से ही चढ़ना है। ठीक तो वहाँ पर हम लोग जो है वो प्रचार प्रसार, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में प्रचार प्रसार, वहाँ पे हमने एक छोटे से नुक्कड़ नाटक जैसे रोड पे करते हैं वैसे हम लोगों ने हबीबगंज के ऊपर जो भी नया हमारा एक इंटरनेशनल लेवल का ये बना हुआ है, रेलवे स्टेशन बना हुआ है, वहाँ पे हम लोगों ने करवाया था और सब लोगों के सामने एक नुक्कड़ नाटक टाइप का करवाया था। तो उससे प्रचार प्रसार करके लोगों में जागरूकता फैलाना, महिला संबंधी अपराध के बारे में हम लोगों ने अभी जो है वो वहाँ पर कार्यक्रम करवाए थे कि लोगों तक वो हमारी बात पहुँचे। जहाँ पे जैसे जहर खुरानी हो गया और अपने सामानों के बारे में, नशाखोरी के अलावा सर मानव तस्करी के लिए यस यस यस, तो महिला संबंधी अपराध, मानव तस्करी, नशाखोरी और साथ साथ में अपनी खुद की सेफ्टी, इन चीज़ों के बारे में हम लोग लगातार एक जो डायलॉग वाला तो काम चलता ही है, मगर छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक टाइप की भी टीमों को हम लोगों ने पिछले 1 साल में कम से कम 5 से 6 से प्रयोग किए हैं और बैनर्स वगैरह बनवा के और ये करा के वहाँ पर लगाते भी है, उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। जी। अब जिस प्रकार से चूँकि रेलवे एक ऐसा नई नई ट्रेन्स जुड़ रही हैं रेलवे में जिनकी जो गति सीमा है वो भी बहुत बेहतर है, वंदे भारत जैसी ट्रेनों का विस्तार हुआ है और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो जो संसाधन जीआरपी के पास हैं और जो स्टेट का जो जीआरपी को लेकर रवैया है, सपोर्ट को लेकर, कि जब हम काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये अमले की या संसाधनों की ज़रूरत है, तो उसमें जो स्टेट का सपोर्ट है उसको लेकर कितने संतुष्ट हैं? देखिए, संसाधनों की कमी से तो हर कोई जूझता ही है, क्योंकि क्या होता है ना कि ये एक ऐसा सिस्टम है, क्राइम और क्रिमिनल ये दोनों इवॉल्व होते हैं और जैसे जैसे वो इवॉल्व होते हैं ना वैसे वैसे पुलिस को भी इवॉल्व होना पड़ता है और प्रयास ये करना है कि हम उनके एक स्टेप आगे रहें। तो संसाधनों की कमी से तो एक रहता है, जैसे अभी हाल फिलहाल में पिछले 7-8 बार से अभी हमारी भर्ती हो रही है, तो वो भर्ती में हम लोगों को अभी लोग मिलेंगे, मगर उसके लिए हमें 1-2 साल के अंदर वो लोग ट्रेनिंग प्रशिक्षित होने के बाद में फिर जीआरपी में आएंगे। तो एक मानव मतलब बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स उसकी जो कमी से है, वो जैसे बाकी पुलिस वाले भी जो डीएफ पुलिस भी जूझ रही है वैसे जीआरपी पुलिस भी है, क्योंकि इतनी सारी ट्रेनें आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक स्टेशन में कितनी ट्रेनें 24 घंटे में जाती होगी और सभी ट्रेनों में मॉनिटरिंग करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एक थाने के अंदर आपके 25-50 लोग होंगे, जिसमें से नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, फलाना शिफ्ट में ही लोग निकल जाएंगे। कुछ जो है वो क्राइम के अंदर कहीं ना कहीं ढूंढने ढांढने के लिए निकल गए होंगे। सब निकालने करने के बाद में बचते हैं 3 या 4 लोग। अब वो बोलोगे कि आप 100-150 ट्रेनों को अगर मॉनिटर करना है तो विच इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो इसीलिए हम लोग जो है वो सीसीटीवी कैमरा और बाकी चीज़ों का सहारा लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ट्रेन के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे काफ़ी हद तक लग चुके हैं, पर अभी भी वो काम जारी है। एक बात अगर करेंगे तो अमृत भारत योजना के अंतर्गत हमारे रेलवे स्टेशन जो है वो आज की तारीख में बहुत वर्ल्ड क्लास लेवल के रेलवे स्टेशन हो रहे हैं। जी। अभी तक क्या है कि रेलवे स्टेशन हमेशा देखा है कि ठीक है, रेलवे स्टेशन की एक जो एंट्री है, रेलवे स्टेशन की जो एंट्री है वो आम आदमी के लिए तो है एंट्री, लेकिन अब वो अपराधियों के लिए तो एंट्री नहीं है। तो रेलवे स्टेशन की पेरीफेरी को कहीं ना कहीं थोड़ा ब्लॉक करने की ज़रूरत है कि जो आउटर से कहीं भी घूम फिर के लोग आ जाते हैं, अगर वो बाउंड्री वॉल बन जाए। इस टाइप का कम्युनिकेशन आप डिपार्टमेंट के साथ नहीं करते हैं कहीं कि रेलवे के जो जीएम वगैरह, डीआरएम वगैरह के साथ तो आपका बिल्कुल डीआरएम जो है, डीआरएम के साथ में कोऑर्डिनेशन के बिना तो वो मतलब रेल में एक तो आरपीएफ, डीआरएम और डीआरएम के नीचे जो भी पूरा उनका अमला है, उन सबके साथ में कोऑर्डिनेशन करने के बाद ही आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो जो आपने एक पॉइंट उठाया कि भाई वो बाउंड्री प्रॉपर होनी चाहिए, तो ज़रूर, जैसे कि अभी इज्तिमा आने वाला है भोपाल के अंदर, तो उसके लिए भी हमारा बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। हम 1-1.5 महीने पहले से उसमें काम चलना शुरू हो जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ से हम लोग 30-40 कंट्री से लोग आते हैं। और वो बहुत बड़ा इवेंट होता है। एक साथ जो ट्रेनें आती है, हजारों की संख्याओं में लोग जो है वो स्टेशन पे उतरते, इतनी जगह नहीं होती, लोग आते, श्रद्धा है। साथ साथ में अगर आप देखेंगे सीहोर के अंदर बीच में त्यौहार, बीच में त्यौहार। और अभी आप देखिए कि सीहोर में पंडित मिश्रा जी की कथा के लिए सीहोर रेलवे स्टेशन कंपैरेटिवली छोटा है, मगर जब भक्तों की एक सैलाब सा आता है तो रेलवे जो एक ऐसा संसाधन है कि गरीब से गरीब आदमी को वो चीप इसमें अवेलेबल हो जाता है। तो मैक्सिमम लोग जो है वो चाहते हैं कि रेलवे से ट्रैवल करना। तब हमारी एक जद्दोजहद चलती है, जीआरपी आरपीओ की पूरी लाइनें बनाओ, कहीं पे कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, कोई इश्यूज़ नहीं आने चाहिए। तो वो हमारे लिए एक रिलेंटलेसली उस टाइम वो टाइम होता है जब हमें काम करना होता है
ताकि लोगों को बेहतर व्यवस्थाएं दी जा सके। कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो बेहतर काम तब कर सकती है या कर पाती है जब लोगों का भरोसा जीतने में वो कामयाब हो जाती है। तो जैसे जब आपकी तमाम मुहिम है, लोगों का टाइमली रिस्पॉन्ड करना, ज़रूरी नहीं है जिसके साथ घटना हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम देख लेते हैं कि वो चोरी कर रहा है, जिसकी हो रही है चोरी, वो सो रहा है, तो लोग सामान्यतः इन कानूनी दाव पचड़ों में फंसना नहीं चाहते। लेकिन जब लोग एजेंसीज पे भरोसा करते हैं तो लोग उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, शिकायत करते हैं, उनको बताते हैं, थोड़ा सजग रहते हैं, संदेह जताते हैं कि ऐसा लग रहा है सर, इस प्रकार की भी सूचनाएं आती हैं। तो लोगों का भरोसा जीआरपी में रहे। जीआरपी की तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं रेल यात्रियों को? रेल यात्रियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि रेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेसिकली एक छोटे से छोटे, गरीब से गरीब इंसान से लेकर हर व्यक्ति के लिए वो बनाया गया हुआ है, और ये एक फास्ट मीडियम है, आप ही का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अगर जितना आप सजग रहेंगे, जहाँ पे भी कोई घटना दुर्घटना होती है, तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि 139, जैसे कि आपको डिस्ट्रिक्ट में 100 100 नंबर आप कॉल करते हो, आपको सबको पता है कि कुछ होता है तो इमीडिएटली आजकल तो 100 नंबर पे कॉल हो जाता है। वैसे ही अगर 139 बहुत ज़्यादा फेमस है, मगर अगर कभी भी कोई इशू होता है तो उस पर अगर कॉल करेंगे तो इमीडिएटली जीआरपी हो, आरपीएफ हो, वो आप लोगों के पास में इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगी। और आप अपना पार्टिसिपेशन अगर बेहतर रखेंगे तो हम लोग आपको बेहतर सुविधाएँ और बेहतर व्यवस्था देने के लिए वचनबद्ध रहेंगे। जी जी। तो एक बड़ा मशहूर सा गाना था, छुक 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 रेल चली है जीवन की। जीवन की रेल के साथ पटरियों पर चलने वाली रेल भी दौड़ रही है, और वो रेल लगातार दौड़ रही है जहां आप तमाम अपनी सपने, उम्मीदें, रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए सफ़र करते हैं, घर वालों का विश्वास लेकर जाते हैं। सुरक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण घटक है। तो सजगता में भी सुरक्षा है। हमारी सिक्योरिटी फोर्स सजग हैं, कटिबद्ध हैं कि आपकी सुरक्षा करें, जीआरपी जिसमें से एक है। लेकिन आपकी भी उतनी जवाबदेही है कि हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को पर्याप्त सहयोग दें, उनके द्वारा जो नियम कायदे हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उन पर हम उन्हें सहयोग दें। सर, जीआरपी के तमाम पहलुओं को, रेल की पटरियों के मानंद एक दूसरे में उलझे हुए हैं, जीआरपी आरपीएफ कब किस तरफ कौन शिफ्ट हो जाए पता नहीं चलता। तो आज बेहतरी से समझने का मौका मिला, और इतने विस्तृत क्षेत्र में संसाधनों की कमी और तमाम चीज़ों की कमी के बावजूद अगर अनुपात में काम निकाला जाए तो मैं ये कहूँगा कि वैश्विक स्तर पर संसाधन और जिस प्रकार के क्राइम को सुलझाने की बात है, अगर वो विश्लेषण किया जाए तो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन काम कर रही है। आपको हमारी तरफ से सर बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद हमें इतना समय देने के लिए। थैंक यू।